जासूसी उपन्यास मौत का खेल भाग 22 फन टू सन क्लब। यह एक विदेशी ओपन कार थी। इसे एक मिस्री लड़की ड्राइव कर रही थी। उसका नाम शीना था। शक्लो सूरत में बहुत खूबसूरत थी, लंबे कद की और बहुत गोरी चिट्टी। स्किन का कलर दूध सा सफेद था। यह मेजर विश्वजीत की खास ड्राइवर थी। इस लड़की को उसके एक दोस्त ने तोहफे में दिया था। ये बात अजीब थी कि किसी लड़की को तोहफे में दिया जाए, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में ये सब बहुत आम है, जैसे वाइफ स्वैपिंग। शीना भी बहुत खुशी खुशी मेजर विश्वजीत के साथ रह रही थी। मेजर विश्वजीत उसका खास ख्याल रखता था। इसके अलावा एक मोटी रकम हर महीने सैलरी में देता था। ये रकम तोहफों के अलावा थी। कई बार मेजर के तोहफे शीना की साल भर की सैलरी से भी ज्यादा होते थे। शीना के बगल में एक लेडी कमांडो बैठी हुई थी। वो देसी थी, लेकिन विश्वजीत ने उसकी ट्रेनिंग इजराइल में करवाई थी। इस कमांडो की खूबियां निराली थी। ये सूरज जितनी तेज रोशनी आंखों पर पड़ने पर भी टारगेट पर सटीक निशाना लगा सकती थी। इसी तरह घुप अंधेरे में भी इसे टारगेट को शूट करने में कोई दिक्कत नहीं थी। आवाज सुनकर टारगेट पर गोली चला देना उसके बाएं हाथ का खेल था। इसके अलावा वो 5 दिन बिना सोए रह सकती थी। 15 दिन बिना खाए भी वो हेल्दी रह सकती थी। मेजर जब भी घर से बाहर होता था, वो साए की तरह उसके साथ होती थी। पीछे की सीट पर मेजर विश्वजीत और रायना बैठे हुए थे। रायना ने गुलाबी रंग का टॉप और ब्लैक कलर की शॉर्ट स्कर्ट पहने रखी थी। उसने गले में गुलाबी हीरे वाला पेंडेंट और कानों में इसी रंग के हीरे के टप्स पहने हुए थे। दाहिने हाथ की उंगली में गुलाबी हीरे की अंगूठी थी। गुलाबी रंगत वाले हीरे बहुत महंगे और दुर्लभ होते हैं। दुनिया के सबसे कीमती गुलाबी हीरे ऑस्ट्रेलिया की अर्जेल खदान में पाए जाते हैं। यहाँ से अब गुलाबी हीरे मिलना बंद हो गए हैं, इसलिए इन हीरों की कीमत भी कई हजार गुना बढ़ गई है। गुलाबी हीरो वाला ये तोहफा आज ही मेजर विश्वजीत ने रायना को दिया था। इन कपड़ों और हीरों की वजह से रायना कहर ढा रही थी। उसकी स्किन का रंग गुलाबी था। ऐसा लगता था जैसे दूध में हल्का सा गुलाबी रंग मिला दिया गया हो। अपनी 0 साइज फिगर और रंगत की वजह से वो बार्बी डॉल लगती थी। अगर वो पलके न झपकाए और हिले डुले न, तो देखने वाला उसे बार्बी डॉल ही समझेगा। ये गुलाबी हीरे उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा रहे थे। कार का रुख फंटूश रोड की तरफ था। ये पूरा इलाका बहुत खूबसूरत था। काफी ऊंचाई पर पेड़ थे, नीचे साहिल और फिर नदी। नदी के पाट बहुत चौड़े थे। ये नदी समुंदर होने का एहसास कराती थी। इसका पानी भी एकदम साफ था। कई सालों से बंद फन टू सन क्लब हाल ही में फिर से शुरू हो गया था। फन टू सन क्लब इसी नदी के किनारे थे। इसे कभी अंग्रेजों ने कायम किया था। इसके बाद ये काफी साल बंद रहा। इस क्लब की मेंबरशिप बहुत मुश्किल से मिलती थी। यही वजह थी कि यहाँ सिर्फ बड़े बिजनेसमैन और आला अफसर ही आते थे। आज मौसम साफ था, धूप निकली हुई थी। इसकी वजह से सर्दी भी कम थी। नदी के किनारे ढेर सारी स्विमिंग चेयर्स पड़ी हुई थी। इस पर लेटकर क्लब मेंबर धूप सेंकते थे। यहाँ स्पा सेंटर भी था। मेजर विश्वजीत और रायना कुछ देर में वहाँ पहुँच गए। कार को शीना पार्किंग लॉट की तरफ लेकर चली गई। एक कार उनका पीछा करते हुए यहाँ तक आई थी। पीछा करने वाली कार पर स्पेशल स्टिकर नहीं लगा हुआ था, इस वजह से उसे गेट पर ही रोक दिया गया था। वो कार वापस चली गई और फिर कुछ दूर आगे जाकर रास्ते में एक पेड़ के नीचे रुक गई। विश्वजीत और रायना क्लब हाउस के अंदर चले गए। क्लब का मैनेजर मेजर विश्वजीत को देखते ही उठकर खड़ा हो गया। उसने बड़ी खुशदिली से दोनों का स्वागत किया। इसके बाद वह उन्हें उनके स्पेशल रूम तक छोड़कर बाहर आ गया। कमांडो रूम के गेट पर जमकर खड़ी हो गई। मुजरिम की मुसीबत घोस्ट तेजी से रोड पर भागी चली जा रही थी। सोहराब ने अपनी तरफ के बैक मिरर में पीछे की तरफ देखा। कोई भी कार पीछा नहीं कर रही थी। साजन सलीम ने सोहराब से पूछा, कुछ सवाल मेरे जहन को परेशान कर रहे हैं। पूछो, सोहराब ने कहा। आपको इस बात का अंदाजा कैसे हो गया था कि नर्स और वार्ड बॉय लाश ले जा रहे हैं? बहुत साधारण सी बात है। जिस तेजी से वो दोनों स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे, इतनी तेजी सिर्फ बीमार लोगों को ले जाते वक्त दिखाई जाती है, किसी लाश के लिए नहीं। दूसरी बात, लाश ले जाते वक्त परिवार का कोई सदस्य या पुलिस साथ में होती है। वहाँ ऐसा भी नहीं था।
जिस तरह से सफेद कपड़ा ढका हुआ था, उससे ये पहले ही साफ था कि वो एक लाश है। मैंने उन्हें रुकने के लिए आवाज दी, लेकिन वो रुके नहीं। इस आधार पर मेरा शक यकीन में बदल गया। मान गए फादर सौरभ, सार्जेंट सलीम ने कहा। एक अहम बात और, रास्ते में एक कार हमारा रास्ता रोककर वक्त खराब कराने की कोशिश कर रही थी। उससे भी मैं खबरदार हो गया था कि कुछ अहम होने वाला है। हम चाहते तो कार रोककर उनसे निपट सकते थे, लेकिन मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। वो लोग दरअसल मुझे उलझाना चाहते थे ताकि मैं वक्त पर सदर अस्पताल न पहुंच सकूं और वो लाश गायब कर सके। लेकिन मुजरिम को इस बात का अंदाजा कैसे हुआ कि हम वहीं जा रहे हैं? बरखुरदार, जुर्म करने के बाद मुजरिम की आपकी हर गतिविधि पर नजर होती है। जब आप तफ्तीश करते हुए ऐसे ट्रैक पर बढ़ते हैं जो आपको मुजरिम की तरफ ले जा रहा हो, ऐसे में मुजरिम हमेशा आपको भ्रमित करने या किसी न किसी तरह से उस ट्रैक से हटाने की कोशिश में लग जाता है। उसकी यही गलती ही उसे पकड़वाने में हमेशा मददगार होती है। इसका मतलब है कि हम सही ट्रैक पर जा रहे हैं, सार्जेंट सलीम ने जोशीले अंदाज में कहा। हो सकता है, सोहराब ने जवाब दिया। इसका मतलब आपको अंदाजा हो गया है कि कातिल कौन है? उसकी इस बात का सोहराब ने कोई जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद सार्जेंट सलीम ने कहा, एक सवाल ने और उलझा रखा है, आज सारे ही पूछ डालो। सोहराब ने हंसते हुए कहा, जब मुजरिम को लाश गायब ही करना था तो उसे पहले ही डिस्ट्रॉय कर देता। उसे जंगल में फेंकने की जरूरत क्यों थी भला? इस केस के बारे में तुमने पहली बार कोई ढंग की बात पूछी है, सोहराब ने मुस्कुराते हुए कहा। मुजरिम और तफ्तीश करने वाले के बीच हमेशा आंख मिचौली का खेल चलता रहता है। बिल्कुल तू डाल डाल, मैं पात पात की तरह। सोहराब सिगार सुलगाने के लिए कुछ देर के लिए रुका, फिर कहना शुरू किया। मुजरिम ने लाश को शरबतिया हाउस से गायब तो कर दिया, फिर उसके लिए ये लाश मुसीबत बन गई होगी कि इसका करे क्या। फिर उसने सोचा होगा कि इसकी पहचान मिटा दी जाए तो बात बन जाएगी। उसने लाश के कपड़े बदल दिए और चेहरे पर तेजाब डालकर लाश को जंगल में फेंक दिया। काम तो वाकई चालाकी का था, सलीम ने। कहते हैं ना, जो चुप रहेगी जुबाने खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। इसी तरह से लाश भी सामने आ ही गई। डीएनए से यह बात भी साफ हो गई कि यह लाश डॉक्टर वरुण वीरानी की ही है। हालांकि मैंने डीएनए की बात छुपा रखी है ताकि मुजरिम भ्रम में रहे कि हम लाश को पहचान नहीं सके हैं, लेकिन वो हमसे भी 2 कदम आगे है। मैं समझा नहीं आपकी बात, सार्जेंट सलीम ने कहा। सोहराब ने समझाते हुए कहा, मुजरिम को हमारी गतिविधियों से पता चल गया कि हमने लाश को पहचान लिया है। इस तरह से मुजरिम ने एक बार फिर से खुद के लिए खतरा महसूस किया। वो फिर से लाश गायब करने की कोशिश में लग गया है। इस बार अगर लाश उसके हाथ लगी तो वो उसे किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करने की पूरी कोशिश करेगा। अगर हमारे हाथ से लाश गायब हो गई तो हमारे लिए डॉक्टर वीरानी के कत्ल की बात को साबित करना मुश्किल हो जाएगा। वो गुमशुदा ही माने जाएंगे जब तक लाश या कोई अकाट्य सबूत न मिल जाए। रायना ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पहले ही दर्ज करा दी है। उनका कत्ल हुआ है, ये बात तो क्लियर है न? सार्जेंट सलीम ने पूछा। 100% पूरी ताकत से डॉक्टर वीरानी का गला दबाया गया था। उनकी सर्वाइकल स्पाइन टूट गई थी। टेलरिंग शॉप। कुछ वक्त बाद वह लॉर्ड एंड लैरी टेलरिंग शॉप पहुंच गए। काउंटर पर एक बहुत खूबसूरत अमेरिकी लड़की बैठी हुई थी। उसने उन्हें देखते ही बहुत खुशदिली से वेलकम कहा। उसकी मुस्कुराहट देखकर सलीम निसार हो गया। लड़की की उम्र 20 से 21 साल थी। सोहराब ने काउंटर पर बैठी हुई लड़की को अपना परिचय देते हुए अंग्रेजी में कहा, मुझे मैनेजर से मिलना है। आइए मैं आपको लेकर चलती हूँ, लड़की ने हिंदी में जवाब दिया। उसकी आवाज में भी सलीम को खास कशिश महसूस हुई। सलीम वही खड़ा रह गया। सोहराब लड़की के साथ बगल के कॉरिडोर में मुड़ गया। लड़की ने एक दरवाजा खोलकर वहां बैठे बूढ़े आदमी से अंग्रेजी में कहा, ग्रैंडपा, यह इंस्पेक्टर कुमार सोहराब हैं, खुफिया विभाग से, आपसे मिलने आए हैं। बूढ़े ने इंस्पेक्टर सोहराब से हाथ मिलाते हुए कहा, बैठिए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ। वो बहुत अच्छी उर्दू बोल रहा था। इंस्पेक्टर सोहराब ने जेब से मोबाइल निकाला। उसमें कुछ देर पहले खींची गई डॉक्टर वीरानी के कपड़ों की तस्वीर बूढ़े को दिखाते हुए कहा, इन कपड़ों को आप पहचानते हैं?
क्या आपके यहाँ से यह मालूम चल सकता है कि इन्हें किसने सिलवाया था? क्या डॉक्टर वीरानी के कपड़ों की पहचान हो सकी? मेजर विश्वजीत की कार का पीछा कौन कर रहा था? इन सवालों के जवाब जानने के लिए सुनिए जासूसी उपन्यास मौत का खेल का अगला भाग।